हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग और उसका लेक्चर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ये आपकी फर्स्ट बुक का सबसे लास्ट वाला चैप्टर है ना। पार्ट 1 ऑफ फिजिक्स में ये लास्ट चैप्टर होता है और नंबरिंग के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये चैप्टर नंबर 8 है। एग्जाम में कितने नंबर का आता है? देखो, छोटा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी छोटा चैप्टर है। इनफैक्ट पूरी एंटायर 12th के फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सबसे छोटा चैप्टर यही है। कितने मार्क्स का एग्जाम में आता है? तो भैया ये एग्जाम में फिक्स्ड है इसके मार्क्स, ये 3 नंबर का पूछा जाएगा सर। इससे 3 नंबर में अक्सर या तो ये करता है बोर्ड वाले कि एक ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके मल्टीपल पार्ट्स कर देंगे 2 या 3 पार्ट में, या फिर ये करेंगे एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछ लिया, एक 2 मार्क्स का पूछ लिया, है ना। भैया तो 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, या एक नंबर का और 2 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो टोटल आना कुल मिला के 3 नंबर का ही इस चैप्टर से। तो ये बहुत इजी चैप्टर है, तो इसलिए अपने इन 3 मार्क्स को 100% सिक्योर कर लेना। यहाँ पे बहुत आसान सा है, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। और भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आज लाइफ का पार्ट है। आपका मोबाइल फ़ोन वायरलेस ट्रांसमिशन पे काम करता है ना, तो मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप टेलीविज़न देखते हो, आपके घर में डीटीएच कोई ना कोई डिश होगी, है ना, तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो आज दुनिया घिरी पड़ी है। आप वाईफाई यूज़ करते हो, है ना, वाईफाई के थ्रू नेट चला रहे हो आप लोग अगर, तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बहुत कुछ ऐसा है हमारे आसपास, बहुत तरह की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्मेट में ट्रांसमिट हो रही है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर आप यहाँ पे देखो ना, आपको पल्सेस नज़र आ रही होंगी इस जगह पे, इस डायग्राम में, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पिक्चर ऐसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इसमें तुम्हें कुछ पर्पल से कलर, कुछ येलो कलर के वाइब्रेशन नज़र आ रहे होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीज़ें आ गई। एक तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक ऐसी वेव होती है जहाँ पे साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं। इस वेव के अंदर आप देख रहे हो ना, येलो वाले को मान लो कि ये येलो वाला जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये पर्पल वाला कौन सा है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नजर आ रहे होंगे तुम्हें। ये दोनों लूप एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। यानी अभी तक जो हमने आज तक पढ़ा है पूरा इस अपने फर्स्ट बुक के अंदर, उसको कंबाइन करके हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। किस तरह से बातें हुई थी, क्या क्या हुआ था, मैं आपको आज पूरी कहानी बता दूंगा। आपको पूरी हिस्ट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की समझ में आ जाएगी और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा भी लग जाएगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं एग्जैक्टली वेव होती कितने तरह की हैं। ये अक्सर आपको 9th क्लास में बताया जाता है। 2 तरह की दुनिया में वेव एग्जिस्ट करती हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव मतलब एक टाइप का डिस्टर्बेंस जो मीडियम में किसी एक जगह पे क्रिएट होगा और आगे पास आउट होता रहेगा, है ना, एक तरह का एनर्जी का डिस्टर्बेंस होता है। मैकेनिकल वेव 2 तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स भी होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी होती हैं। ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जिनमें पार्टिकल्स सीधे एनर्जी आपकी जो है वेव सीधे जा रही है और पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, उसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग है, रस्सी का एक सिरा दीवार से बंधा हुआ है, दूसरे सिरे को आप झटके से खींचिए तो वहाँ पे उसके अंदर, उस स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव बनेगी। गिटार की स्ट्रिंग को तुम हल्का सा कंप्रेस करके खींचो तो वहाँ पे तुम्हें ट्रांसवर्स वेव बनेगी, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती हैं कि भैया यहाँ पे जो एनर्जी चलती है, वेव जो चलती है, मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है साउंड वेव। तो कुल मिला के चाहे आप इसकी बात कर लो ट्रांसवर्स की, चाहे इन लॉन्गिट्यूडिनल की बात कर लो, हैं तो ये मैकेनिकल वेव ना। तो मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए एक मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। या तो इनको सॉलिड मीडियम चाहिए, या लिक्विड चाहिए, या गैसेस मीडियम चाहिए। उसके बिना आपकी ये मैकेनिकल वेव ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी। बट ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ऑल्सो प्रोपागेट इन वैक्यूम एज वेल। वैक्यूम में भी ये आसानी से चल सकती हैं, यानी इनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये सारे नाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेन 2-4 चीज़ें, ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इनसे हम घिरे पड़े हैं। हमारी दुनिया आज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सराउंडेड है। भाई बहुत कुछ ऐसा है जो हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में। जब इनके एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा ना, धीरे धीरे आगे का लेक्चर आएंगे, तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगी बात की यानी कि कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है ये चैप्टर, कितना इंटरेस्टिंग सा और कितना आसान सा चैप्टर है। बहुत ईजी है ये चैप्टर, ठीक है। चलो
एक और पिक्चर देख लीजिए, किस तरह से थोड़ा 3 डायमेंशनल कोशिश करिए दिखाने की कैसे वाइब्रेशन हो रहे होते हैं। आप एक देखो, रेड वाले वेक्टर्स तुम्हें नज़र आ रहे होंगे, रेड वाले एरो, तो रेड वाले एरो इस प्लेन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, है ना। जिस प्लेन में रेड वाले एरो हैं, तो ये रेड वाले एरो की वेव अगर बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगी, है ना, ऐसे जहां मैं अपने कर्सर को लेके जा रहा हूं, इस तरह से वेव बनेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं। और इनके साथ साथ एक दूसरे प्लेन में ब्लू कलर भी नज़र आ रहा होगा, ब्लू कलर के वेक्टर नज़र आ रहे होंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन हैं। और 3 डायमेंशनल फिगर बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग करा रही है कि सर रेड वाले वाइब्रेशन और ब्लू वाले वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हैं। और इनफैक्ट ये जो डायरेक्शन है ना, सी से जो शो की है, ये इस वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने की डायरेक्शन है। एनर्जी तो चलेगी सामने की तरफ, सुनना ध्यान से, एनर्जी तो चलेगी सामने की तरफ इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर है। यानी तीनों की तीनों सर कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, है ना, वी, वेलोसिटी, इसको सी बोल सकते हो आप, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यही एक बहुत ब्यूटी है कि इस तरह से चीज़ें वाइब्रेट हो रही हैं। बनती कैसे हैं भी बताऊंगा, अभी कैसे बनी ये कोई मैजिक थोड़ी ना है, ये कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, तो हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या सोर्स होता है, क्या हिस्ट्री रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हिस्ट्री से ही। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत हुई ऑरस्टेड से। ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट तुम्हें याद है, उसने करंट फ्लो करवाई थी एक वायर में और मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन उसको दिखा था। तो उसने ये बोल दिया कि भैया इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकती है। वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, प्रूफ हो गया था ये अच्छे से उससे। तो ऑरस्टेड ने शो किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी अगर एक वायर में आप करंट फ्लो करवाओ तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। फैराडे ने उल्टा दिमाग लगाया, ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को ही उल्टा सोचा। फैराडे ने यह सोचा कि ऑरस्टेड ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो कि बना भी था। तो नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है, चीज़ें रिवर्स होती हैं अक्सर। तो फैराडे ने सोचा क्यों ना, अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बन सकता है तो क्या पता मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। यानी फैराडे की जो स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं ऑरस्टेड की स्टडी के ऊपर बेस्ड थी। ऑरस्टेड की जो स्टोरी थी, फैराडे चाहता था किसी तरह से उसका रिवर्स भी पॉसिबल हो जाए। फैराडे ने करी मेहनत। फैराडे को फिजिक्स में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट माना जाता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। और मैंने आपको बताया था पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो इन्हीं की देन है। आज जो इलेक्ट्रिसिटी में तुम बैठे हुए हो वो फैराडे की वजह से है। फैराडे ने अगर इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं बताया होता तो शायद ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट कभी निकोला टेस्ला और एडिसन लेके ही ना आ पाते। तो करंट की शुरुआत, मोटर, जनरेटर, सब कुछ फैराडे की वजह से है। आपके ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये आपने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो माइकल फैराडे ने ऑरस्टेड का उल्टा एक्सपेरिमेंट सोचा। उसने कहा तो अगर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होनी चाहिए, और ऐसा हुआ भी। जनरेटर इसका सिंपल एग्जांपल है। जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज करवाते हो, फ्लक्स में चेंज करवाते हो ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवाते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसने प्रूव करके दिखाया, ठीक है। तो ऑरस्टेड के बाद फैराडे आए। फैराडे के बाद एक बहुत बड़े जीनियस हुए, मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, है ना। कई बच्चों को मैक्सवेल के नाम से क्रिकेट प्लेयर का नाम याद आता है, तो ये वो मैक्सवेल नहीं है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। हर चीज़ को मैथमेटिक्स से प्रूव कर डाला इन्होंने। मैथमेटिक्स इनकी बहुत स्ट्रांग थी। मैं अगेन बोल रहा हूँ, उनका बहुत बड़ा नेम था अपने टाइम में मैथमेटिशियन में। ये सब कुछ मैथमेटिक्स की नज़र से देखते थे, उन्होंने मैथमेटिक्स से सब कुछ। मैक्सवेल ने पूरी एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब आपकी फिजिक्स की जो फर्स्ट बुक आप पढ़ते हो, पूरी एंटायर फर्स्ट बुक 8 के 8 चैप्टर की समरी उन्होंने 4 इक्वेशन में समझा दी थी। इसके ऊपर ना ग्रेजुएशन में जाके बुक्स भी आती हैं, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से, कुछ ऐसी चीज़ें करके। तो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन पूरे एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हैं। उसने जितने भी लोगों की कहानियाँ थी ना, उनको समराइज करके 4 इक्वेशन में बता दिया कि भैया ये 4 मैथमेटिकल इक्वेशन है, इनसे पूरी दुनिया की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम्हें समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छे से डिज़ाइंड इक्वेशंस हैं। उसको भाई इक्वेशन मैक्सवेल ने डिज़ाइन नहीं करी, स्क्रैच से डिज़ाइन नहीं करी, जो ऑलरेडी डिस्कवरीज हो चुकी थी उनको इंटरप्रेट करके उसको मैथमेटिकली चेक कर दिया कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो मैथमेटिकली वो 4 इक्वेशन दी मैक्सवेल ने। दिखा दूंगा तुम्हें आगे आने वाले लेक्चर्स में कौन सी वो 4 इक्वेशन थी।
थी वो ऑलरेडी पहले वाली गॉस वगैरह की इक्वेशन, उसने मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब मैक्सवेल ने ना उन मैथमेटिकल इक्वेशन से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझा दिया, हर बात बता दी उसने कि ये हो रहा है। चलो, तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का क्या कहना था? ही डेमॉन्स्ट्रेटेड फ्रॉम हिज मैथमेटिकल इक्वेशन, प्रूफ नहीं कर पाए थे, ध्यान रखना, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक्सपेरिमेंटली नहीं दिखा पाए थे इन चीज़ों को, उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था, क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और इनकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग थी कि इनकी जो बात थी वो आगे जाके सच साबित हुई, वाकई में ऐसा हो गया। मैथमेटिकल इक्वेशन से दिखाया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना, टाइम के साथ बदलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। ये बात आज तक प्रूव नहीं हुई थी। भाई देखो ना, ऑरस्टेड ने तो कांस्टेंट करंट पास कराई, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ बदला, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। मैक्सवेल ने क्या करा? मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज कराने की कोशिश करी और उसने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके दिखाया। तो उसने कहा कि भाई होता ऐसा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते होंगे। मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ बदल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता होगा, फिर वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता होगा, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही वेव बनती जाती है और कहानियां चलती जाती हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती हैं। ये सब उसने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था, सब कुछ मैथमेटिकली। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, 1879 के आसपास इनकी डेथ हो चुकी थी मैक्सवेल की, और इनकी जो ये डिस्कवरीज थी उसको लैब में प्रूव किया बाद में। आपने एक पर्सन का नाम सुना होगा, हर्ट्ज, आपने फ्रीक्वेंसी की यूनिट सुनी होगी ना, हर्ट्ज, उसी के नाम पे पड़ी है। हर्ट्ज ने लैब में प्रूव करके दिखा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करके दिखा दी कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन सकती हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसमिशन दिखा दिया हर्ट्ज ने। बट ये काम इनके मर जाने के बाद हुआ था, मतलब मैक्सवेल अपने डिस्कवरी को, मैथमेटिकल जो डिस्कवरी थी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव होते हुए अपने सामने नहीं देख पाए अनफॉर्चुनेटली। तो 1887 की बात है, हर्ट्ज ने, है ना, ये कब मर गए थे? ये 1879 में मर चुके थे। 1887 में हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली डेमॉन्स्ट्रेट कर दिया लेबोरेटरी में कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सच में होती हैं, और उनको ट्रांसमिट करके भी दिखा दिया उसने 6 मीटर के तक की डिस्टेंस पे, अप टू 6 मीटर की डिस्टेंस पे हर्ट्ज सक्सेसफुली अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप से उसको ट्रांसमिट भी कर पाए। उसके बाद एक इंडियन साइंटिस्ट आए, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। 1895 में जगदीश चंद्र बोस, नोबेल प्राइज विनर हैं, जेसी बोस, इन्होंने थोड़ा सा और इस फील्ड में काम करा। इन्होंने क्या करा, बहुत छोटी वेवलेंथ की, इतनी छोटी 5 से 25 मिलीमीटर वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करके दिखाया 20 मीटर के डिस्टेंस तक। यानी ये हर्ट्ज से भी बड़ी मतलब हर्ट्ज से भी बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ। इन्होंने तो 6 मीटर तक ट्रांसमिट करा था वेव को, इन्होंने 20 मीटर के डिस्टेंस तक वायरलेस ट्रांसमिशन कर दिया। देख लो, 20 मीटर के डिस्टेंस तक 1895 में जगदीश चंद्र बोस ने। इसी के लिए बाद में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। आफ्टर दैट कुछ टाइम और बीता, अगेन देयर इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, मार्कोनी, है ना। मार्कोनी जो पर्सन था और इसके साथ जो आगे के और दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने और वर्क किया और मार्कोनी ने काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट कर दिया। इन्होंने तो मीटर तक करा था, फाइनली मार्कोनी ने लास्ट में किलोमीटर की डिस्टेंस तक भी उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिट करके दिखा दिया। और इस वजह से मार्कोनी को आज भी फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन बोला जाता है। आज की दुनिया जो वायरलेस ट्रांसमिशन कर पा रही है किसी भी चीज़ का, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर पाते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं इन सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन, ये नहीं कहूँगा कि मार्कोनी का कंट्रीब्यूशन था। हर्ट्ज, जगदीश चंद्र बोस, और इन सब के पीछे था कौन असली बंदा? वो ये था, मैक्सवेल। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब भी सबसे बड़ा नाम आता है वो मैक्सवेल का आता है, कि मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन तो सारा मैक्सवेल का ही था ना। इसी बात को बाद में हर्ट्ज ने स्टडी करके एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। जगदीश चंद्र बोस ने इस पर और वर्क किया, उन्होंने थोड़ा सा और रेक्टिफाई किया चीज़ों को, और फिर मार्कोनी और अदर साइंटिस्ट ने धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और उन्होंने नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाने, डिज़ाइन कर दिए, है ना, नए नए इंस्ट्रूमेंट शुरू कर दिए बनाने, और फाइनली वायरलेस ट्रांसमिशन दुनिया देख पाई। आज आप वायरलेसली इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर पाते हो, है ना, ब्लूटूथ के जरिए एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा ट्रांसमिट कर पाते हो। बहुत कुछ ऐसा है आज इंफॉर्मेशन में जो हम वायरलेस ट्रांसमिशन कर पा रहे हैं। तो इसलिए मार्कोनी को फाइनली वायरलेस कम्युनिकेशन का फादर बोला जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। दिस वॉज द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैसे कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई।
नाउ अब मेन बात ये आती है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं अल्टीमेटली, ये तो बताओ कि हाँ समझ में आ गया, ऐसे हिस्ट्री सारी थी, बनती कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको एक बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से पता है कि अगर एक मेरे पास स्टैटिक चार्ज है, लाइक पॉजिटिव चार्ज मान लो, नेगेटिव चार्ज मान लो, अगर कोई रुका हुआ चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है, तो अपने आसपास ऐसी कुछ लाइंस बनाता है जिनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन बोलते हो, ये तो होता है ना। तो इसका मतलब ये हमें पता है, एक स्टैटिक चार्ज, एक रुका हुआ चार्ज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना रहा है, ये कोई वेव तो नहीं बना रहा है ना, ये तो एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो भाई रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकता, सिंपल सी बात। फिर हमने चार्ज को चला के देखा कांस्टेंट स्पीड से। अगले में हमने क्या करा, चार्ज को कांस्टेंट स्पीड से चला के देखा, तो चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है। अभी आपने मैग्नेटिज्म में मोशन ही तो पढ़ा है चार्ज पार्टिकल्स का, तो चार्ज पार्टिकल्स अगर चलने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे रॉड के अंदर तो करंट बनेगी ना, और करंट बनेगी तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए चलता हुआ चार्ज पार्टिकल, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ चार्ज पार्टिकल अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अब तो गड़बड़ हो रही है, ये रुका हुआ चार्ज पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना पा रहा है, चलता हुआ कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ चार्ज पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बना पा रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो अभी तक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बन पा रही हैं। तो इससे एक डिडक्शन तो निकल गया कि रुके हुए चार्जेस की वजह से हो, चाहे कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए चार्जेस की वजह से हो, इनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बन सकती। तो ये तो फिक्स मैक्सवेल ने बोल दिया कि भैया देखो ऐसा है, नाइदर स्टेशनरी चार्जेस नॉर चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए चार्जेस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकते। तो भैया कैसे बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो मैक्सवेल ने अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन से जो बात बोली, उसने कहा अगर तुम चार्ज को एक्सेलरेशन दे दो, अभी तक तो कांस्टेंट स्पीड से चला रहे थे ना, अगर चार्ज को एक्सेलरेशन दे दो तो वो चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। फाइनली ये डिसाइड हुआ और ये मैथमेटिकली प्रूव हुआ, जिसको बाद में हर्ट्ज ने लैब में भी दिखा दिया कि भैया मैक्सवेल की बातें वाकई में सच थी। बट मैक्सवेल का एक देखिए मिसफॉर्च्यून कि वो अपनी उस डिस्कवरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव होते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देख पाए। 1887 में वो एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज ने किए थे और उनकी डेथ मैक्सवेल की 1879 में ही हो चुकी थी। वो नहीं देख पाए अपनी डिस्कवरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव होता हुआ, बट दुनिया को इतनी बड़ी चीज़ दे गए कि आज दुनिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गए, वायरलेस कम्युनिकेशन हम लोग कर पाए, तो मैक्सवेल की वजह से। ध्यान रखना, ओनली एन एक्सेलरेटिंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फाइनल डिसीजन था ये मैक्सवेल का, और उसने कहा कि भैया यही होता है बस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती हैं? अगर चार्ज एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दे, यानी उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बार बार बदलने लगे। एक्सेलरेशन ऐसे भी तो हो सकता है ना, अगर एक चार्ज को पहले मैं ऊपर चलाऊं फिर मैं नीचे चलाऊं, है ना, ऐसे में अगर ऑसिलेट कराऊं एक चार्ज पार्टिकल को ऊपर नीचे, तो ये भी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ऑसिलेशन मतलब एक्सेलरेशन ही तो होता है। अगर चार्ज को तुम ऑसिलेट कराओ तो ऑसिलेटरी मोशन सारी एक्सेलरेटरी मोशन होती हैं, ठीक है। ऑसिलेशन कराया जाएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ सर ये भी एक तरह का एक्सेलरेशन है। तो फाइनल डिसीजन यही निकला कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। रुका हुआ चार्ज नहीं कर सकता, कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ चार्ज नहीं कर सकता। रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ चार्ज सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मुझे दोनों चाहिए, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा। बट फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है आपने ये बता दिया कि चार्ज एक्सेलरेटेड होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं, बट कैसे ये तो बता दो, बट हाउ? तो मैक्सवेल ने एक्सप्लेनेशन दिया इस बात का, अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन से एक्सप्लेनेशन दिया मैक्सवेल ने। मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लिखाऊंगा, वो बहुत हाई लेवल की इक्वेशन है, बहुत सारी हैं, है ना। छोटी छोटी जो काम की होंगी वो दिखा दूंगा, जो मैक्सवेल ने, वो सारी इक्वेशन मैक्सवेल ने दी थी। हुआ क्या, कैसे बनी, मैक्सवेल ने समझाया। मैक्सवेल ने कहा देखो भैया ऐसा है, When an electric charge oscillate, जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज को ऑसिलेट कराते हो ना, एक चार्ज तुमने रखा है, मैं सपोज ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, डांस कर रहा है ना, अप डाउन ऐसे डांस कर रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास? इट प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर चार्ज ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना, आराम से ऑसिलेशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इसके नेबरहुड में, इसके आसपास के एरिया में। ये सब चीज़ मैक्सवेल एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान रखना। तो उसने बोला ऑसिलेटिंग चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ऑसिलेटिंग चार्ज का मतलब क्या है? टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बदल रही है बार बार, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना हर बार।
तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है। टाइम के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने आसपास। नाउ दिस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देन प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी टाइम के साथ बदलने वाला एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से अपने आसपास के एरिया में। उसके बाद क्या होगा, यही प्रोसेस चलता रहेगा। भाई चार्ज को एक बार ऑसिलेट करवा दो बस, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। चार्ज एक बार ऑसिलेट करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा, तो दोनों एक दूसरे को रिक्रिएट करते चलेंगे एंड फाइनली दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड वी गेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, क्वेश्चन का आंसर बनता है हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, तो उसका आंसर यही है पूरा कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं। जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना आसपास के एरिया में, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये एक दूसरे को बनाते जा रहे हैं और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती जा रही है। आप देख लीजिए, आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए कि आपको ब्लू वाली जो लाइन है, ब्लू वाली लाइन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रहा होगा और रेड वाले जो हैं ये एरो आपके ग्राफ में, रेड वाला पार्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो यही होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है, इस तरह से, और ये वेव आगे की तरफ प्रोपागेट होती जा रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर बना है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बने, इन्होंने क्या करा, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया अपने सराउंडिंग में 3 डायमेंशन में, फिर मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, है ना, इस तरह से, जस्ट अ मिनट, ऐसे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया यूं। तो मतलब जो तुम्हें डायग्राम में नजर आ रहा है उस तरह की वेव क्रिएट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है, ये वाला मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मेरा रेड कलर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, खुद को एक दूसरे को रिक्रिएट करते रहते हैं और इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, कुछ भी हो, सारी ऐसे ही मूव करती हैं। यानी वेव जिस डायरेक्शन में जाती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। अच्छा सर, वो वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी उस पर डिपेंड करेगी सोर्स पे, आपने अपने चार्ज को कैसे ऑसिलेट करवाया था। भाई चार्ज को तेजी से ऊपर नीचे ऐसे अप डाउन करवाओगे, ऑसिलेशन इसका फास्ट होगा तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की बनेगी। अगर चार्ज का ऑसिलेशन स्लो होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कम फ्रीक्वेंसी की बनेगी। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। यानी आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो जितनी तेज ऑसिलेशन करेगा, यानी जितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो फाइनल रीजन तुम्हें समझ में आ गए अल्टीमेटली। देखो फाइनल रीजन खत्म हो गए हैं। द थ्योरी ऑफ ईएम वेव वाज मेनली डेवलप्ड बाय मैक्सवेल, 1864 में वो डेवलप कर चुका था, है ना। 1879 तक जाते जाते मैक्सवेल की डेथ हो गई थी फाइनली। उसके हिसाब से उसने कंक्लूजन निकाला कि एक एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने का सोर्स होता है। इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं। इस डायग्राम को बनाने की कोशिश कर लेना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम्स में पूछा जाता है बनाने के लिए। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो डायग्राम जरूर बोलेंगे तुमसे बनाने के लिए। तो ऐसे बना लेना बिल्कुल इस तरह से, पहले एक वेव बनाओ फिर दूसरी वेव बनाओ, प्रैक्टिस करना, बहुत आसानी से बन जाएंगी। ठीक है। अच्छा, मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशन भी दी थी, मैंने आपको बोला था वो इक्वेशन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं रहा, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की इक्वेशंस कहलाती हैं, फंडामेंटल इक्वेशंस कहलाती हैं। उनको दिखा दूंगा बाद में। फिलहाल हमें अल्टीमेटली ये रीज़न समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलरेटिंग चार्ज की वजह से जनरेट होती हैं। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी होगी। हाँ बिल्कुल होती है। जैसे ये वेव देखो, ये वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है ये वेव। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैंने रेड कलर से शो करा है, ये वाई एक्सिस की तरफ है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस की तरफ, है ना। इसका वाइब्रेशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और ब्लू वाला हिस्सा नजर आ रहा होगा, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ब्लू वाला हिस्सा, है ना, ब्लू वाला हिस्सा मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग ट्रेवल कर रही है, तो ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं, जहां पे k, ओमेगा और फाई ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। जहां पे आप k की वैल्यू याद भी रख सकते हो, 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ है, ओमेगा 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी है ना। और जो ये ई वाई है ये क्या है, ये ई वाई
वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम और डिस्टेंस के साथ वेरी हो रहा है। भाई ई वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, समझ में आ रही है बात? एक्स और टी तो वेरिएबल होंगे ना, कि आप अपने ओरिजिन से यहां से कितनी दूर चल के आ गए, कितनी दूर चल के आ गए, तो ये एक्स डिस्टेंस हुई और टाइम भी चेंज होगा टाइम के साथ साथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर की इक्वेशन ये होती है जहां पे ये इक्वेशन दो वेरिएबल में है, एक्स में और टी में। बाकी तो सब कांस्टेंट है ना, एक्स में और टी में, यानी एक्स डिस्टेंस पे और टी टाइम पे क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस इक्वेशन से मिलेगा। जहां पे सर ये ई नॉट क्या है? ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये पीक भी तो आएगी यहाँ पे, ये मैक्सिमम भी तो गया है, तो ये पीक वैल्यू ये है ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार कम ज्यादा हो रही है, नहीं हो रही है? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो ये इक्वेशन याद रखना, ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बन जाएगी। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग जा रहा है? जेड के अलॉन्ग जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलॉन्ग तुम्हें अगर नजर आ रहा है, देखो ना ये रेड वाले पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है अगर, तो उसकी इक्वेशन भी वैसी बनेगी, बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अंदर वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। फिर से वही बात, एक्स डिस्टेंस पे जाके टी टाइम के बाद कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इससे दिया जाएगा। तो इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स एंड टाइम टी। तो दो वेरिएबल की इक्वेशन होती है ये हमेशा, ये भी दो वेरिएबल की इक्वेशन है और ये भी दो वेरिएबल की इक्वेशन है, एक्स और टी के। टाइम और डिस्टेंस के साथ ये वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है, यानी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो, या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो इस बात पे डिसाइड होगा कि भैया उस टाइम पे आपकी सोर्स ऑफ चार्ज से डिस्टेंस कितनी है और ओवरऑल टाइम कितना हो चुका है उसको ऑसिलेट करते हुए। तो ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, है ना, ये आपसे लिखने के लिए पूछ सकते हैं, अदरवाइज इनके ऊपर न्यूमेरिकल तो कोई खास आपके यहाँ नहीं आते हैं, तो टेंशन मत लेना, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। बस जस्ट कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उनकी इक्वेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें हमें समझ में आ गई हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कैसे होती है। अगर ये वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वाई के अलॉन्ग ले लिया, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? जेड के अलॉन्ग, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वेव जिस डायरेक्शन में चलती है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि तीन एक्सिस होती है ना, एक्स वाई और जेड, तीनों को एक पकड़ा दो एक्सिस, तो ऐसे होता है वहां पे सब कुछ। तो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर से सिर्फ एक बनेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, या व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भैया एक ऑसिलेटिंग चार्ज या एक एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना सकता है, कैसे बना सकता है उसकी पूरी स्टोरी तुम्हें समझा दी। वो जो डायग्राम है जिसमें आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन दिखा रहे हो उसको ड्रॉ करना सीख लेना, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है भाई, तो इतनी बातें हमारी क्लियर हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे आगे की स्टोरी पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैक्सवेल लेके गया इनके रिगार्डेंस में। ठीक है ना, तो बहुत इजी सा चैप्टर है, जैसे ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे हमें नेक्स्ट में चीज़ क्या पढ़नी है। छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, 3 मार्क्स सिक्योर्ड हैं, नॉलेज भी मिलेगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज तो जस्ट एक हिस्ट्री बताई है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हुई थी, मैक्सवेल का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट